नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत। आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद सर। जनरल साहब, पाकिस्तान का विदेश मंत्री शाह डार अल जजीरा चैनल को इंटरव्यू देता है और पूरी पोल पट्टी खोल देता है। खुद बता रहा है कि अमेरिका के आगे भारत नहीं झुका। हम तो कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से मध्यस्थता करे अमेरिका, लेकिन भारत ने इसको द्विपक्षीय मुद्दा माना जो ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ था। ये तो जोरदार तमाचा है ट्रंप के मुंह पर। अंजू, ये सिर्फ ट्रंप के मुंह पे तमाचा नहीं है, कई और लोगों के मुंह पे बहुत जबरदस्त तमाचा है। हमारे पास भी, हमारे देश में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बात पे अडिग थे कि भाई भारत अमेरिका के दबाव में आ गया और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत ने स्वीकार कर ली, आदि आदि आदि। आप देखेंगे कि ये एक ऐसा जबरदस्त कबूलनामा है जिसके की बहुत समय से लगता था कि ये हमें दरकार थी। ये पाकिस्तान की, मैं बता रहा हूं आपको, इनके लोगों की, इनके नेताओं की आदत में शुमार है। शुरू में वो कुछ और कहते हैं और अंत के तंत सत्य जो है वो उनके मुंह पे आ ही जाता है। उसके अलावा इनके जो लीडर हैं वो एक्सपर्ट्स हैं चीजों को क्लेम करने के लिए कि हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, पुलवामा हमने करवाया, उड़ी हमने करवाया, पहलगाम हमने करवाया। ये तमाम जो एडमिशंस हैं वो उनके उनके डीएनए के अंदर शामिल हैं। जिस प्रकार से ये कबूलनामा आया है, और वो भी एक अंतरराष्ट्रीय चैनल के माध्यम से, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतवर्ष के ऊपर भारत ने किसी भी प्रकार का दबाव या किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी इंटरवेंशन अपने इस भारत पाकिस्तान के युद्ध में, ऑपरेशन सिंदूर में मंजूर नहीं किया। ये उन्होंने कहा कि हमने जाकर के अमेरिका को और अमेरिका के विदेश मंत्री से हमने जाके बात करी, हमने उनसे कहा कि आप इसका रुकवाएं और इसका अंत मध्यस्थता करें, लेकिन भारत ने मना किया। और इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि जब उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि आप इस प्रकार से मध्यस्थता कराइए, तो अमेरिका का यह स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि भारत किसी भी कीमत पर इसमें तीसरी पार्टी का इंटरवेंशन नहीं मंजूर करेगा। ये बिल्कुल साफ मैसेज है, और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो जो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमने सरेंडर किया। नरेंद्र, सरेंडर, ये जो शब्द है, इस बात को याद रखने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि भारत का जो जो कंटिन्यूटी है, भारत की जो कंसिस्टेंसी है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और जो हम एक बार कहते हैं उस पर हम अडिग रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उभर करके बिल्कुल सामने आई है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा कबूलनामा है, और ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी भी कीमत में, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, जियो इकोनॉमिक्स हो, भारत पाकिस्तान के मध्यस्थ में किसी किस्म की मध्यस्थता हमें मंजूर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो तीन बातें प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चलेगा, टेरर और टॉक्स साथ साथ नहीं चलेंगी, ये बात बिल्कुल साफ और बिल्कुल क्लियर तौर पे आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अल जजीरा के इंटरव्यू में कबूल कर ली है। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारत का स्टैंड क्या रहा है और क्या रहने वाला है। सर, ये जो कबूलनामा किया है, इसके बाद आपको लगता है शाह डार पाकिस्तान जा पाएंगे? मुल्ला मुनीर से भी उनको जूते पड़ेंगे और शहबाज शरीफ से भी पड़ेंगे। किस मुंह से वापस जाएंगे? क्योंकि जितना प्रोपेगेंडा इन लोगों ने फैला रखा था, यहां तक शोर मचा रहे थे कि हमने भारत को धूल चटा दी, हमने तो भारत के 5 राफेल गिरा दिए। सर, यहाँ तो सारी की सारी मट्टी पलीत खुद ही कर दिए विदेश मंत्री ने। अंजू, देखिए, न केवल विदेश मंत्री ने ये मट्टी पलीत शुरू से करते चले आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने भी किया, कहा था जब जो मई का समय युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब उन्होंने कहा था कि 2:30 बजे मेरे पास मुनीर का फोन आया जब मैं स्विमिंग कर रहा था 2:30 बजे, और उन्होंने कहा कि नूर खान एयरबेस पे हमला हो गया है, यहाँ हमला हो गया है, रहीम यार खान पे हमला हो गया है। तो ये बात है, मैं ये बताना चाह रहा हूं, इनको शहबाज शरीफ से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डी फैक्टो जो पाकिस्तान का सदर है उसका नाम है मुल्ला मुनीर। तो मुल्ला मुनीर जो इनकी हजामत करेंगे, वो मुझे लगता है कि इनको बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसा कबूलनामा है जिसने जितना भी नैरेटिव मुनीर ने
और पाकिस्तान की आर्मी ने, डीजीआईएसपीआर ने और आईएसआई ने बनाने की कोशिश करी थी, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्लैट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसकी वजह से इनके ऊपर बहुत गाज मुझे लगता है गिरने वाली है। लेकिन मैं अब परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न हैं, और वो परिस्थितियां इसलिए भिन्न हैं कि ब्लेटेंटली वो इसके बाद इसको भी वो लोग डिक्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यही है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान दोबारा चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, उसमें अगर इन्होंने कोई एक्शन इसके खिलाफ लिया या इनके ऊपर कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं ये उनका उनका उल्टा पासा उल्टा ना पड़ जाए। तो शायद कुछ दिनों के लिए सेफ हैं इशाकदार, लेकिन इशाकदार के दिन मेरे हिसाब से गिनती के रह गए हैं। मुल्ला मुनीर उनको बख्शने वाले नहीं हैं। सर, मुल्ला मुनीर ने व्हाइट हाउस में ब्रेकफास्ट और लंच करने के बाद जिस तरह से नोबेल पीस प्राइज देने की वकालत की थी, सिफारिश की थी कि ट्रंप को मिल जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसका सीज फायर करवाया था। उनकी बात को तो सिरे से उनके ही विदेश मंत्री ने खारिज कर दिया सर। तो फिर तो मुल्ला मुनीर के हाथों ये बच नहीं पाएंगे। और अभी आप देखिए कि 25 सितंबर के आसपास ये लोग न्यूयॉर्क में यूएन के फंक्शन में मुल्ला मुनीर भी ट्रंप से मिलेंगे, शहबाज भी ट्रंप से मिलेंगे, तो लगता है वहां पर भी जूतम पैजार होगा। ट्रंप तो पूछेंगे कि ये क्या किया, तुम अपने विदेश मंत्री को नहीं संभाल सकते, क्या बकवास कर रहे हैं वो अल जजीरा चैनल पर बैठकर। बिल्कुल अंजू, देखिए ये मैं बता रहा हूं आपको कि जो मुल्ला मुनीर का पूरा नैरेटिव फ्लैट हो गया है इसकी वजह से। अब आप एक बात और आप देखो कि कौन से देश का यूएनजीए में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी जाता है। ये बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका इस बात को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझता है कि डी फैक्टो सदर या डी फैक्टो जो जो सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान में है वो मुल्ला मुनीर है। इसीलिए 25 तारीख को मुल्ला मुनीर भी वहां पर जाकर के उनसे मिलने वाले हैं, और ये वही मुनीर हैं जिन्होंने इनको नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड किया था। अब किस बात पे, किस बेसिस पे किया था? बेसिस था कि आपने भारत पाक का युद्ध खत्म करवा दिया, और वो तो खत्म इनके इस बयान से उसका बिल्कुल मटिया मेट हो गया। तो मैं बता रहा हूं आपको, पिछली 2 बार भी मुल्ला मुनीर वहां गए नहीं थे, उनको वहां पर बुलाया गया था। 6 दिन उनको मेरे हिसाब से हाउस अरेस्ट में रखा था, 12 जून से लेकर 18 जून तक, क्योंकि उस समय ईरान के ऊपर हमले चल रहे थे। तो ये बात इस बार भी उनको बुलाया जा रहा है, और अब जब उनको बुलाया गया है, जो बात और होगी उसके अलावा इस बात पर भी मुझे लगता है कि अमेरिका से उनको लताड़ पड़ने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय इजराइल है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान एक एंटी इजराइल कम्युनिटी खड़ा करने के लिए चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, उस बात पर भी इनको सही भाषा में अमेरिका में 25 सितंबर को समझाया जाएगा। ये वही पाकिस्तान है जिसने 12 जून में ईरान के पीठ में खंजर भौंका था अमेरिका जाकर के। और ये अमेरिका, देखिए पाकिस्तान अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर है कि वो अमेरिका की इजाजत के बगैर कोई बात नहीं कर सकते। और ये जो बयान आया है, ये अमेरिका के और खास करके ट्रंप, क्योंकि ट्रंप जो अपने पर्सनल वेंडेटा, अपने पर्सनल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देश के हितों से भी कहीं ना कहीं ऊपर रखते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी जो पर्सनल नीड है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हो गया कि जो जिस जगह वो कह रहे थे कि मैंने सुलह करवा दी, मैंने सीज फायर करवा दिया, वहां उनका पूरा फ्लैट होकर के गिर गया। तो मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत जबरदस्त मुझे एक्शन होता हुआ नजर आएगा। इनको सही भाषा में मुनीर को और शहबाज शरीफ को समझाया जाएगा। 25 सितंबर को आने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल गेम खेल रहा है पाकिस्तान? क्योंकि जहां कहते हैं कि मुल्ला मुनीर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, शहबाज की कुर्सी भी मुल्ला मुनीर की मेहरबानी पर है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्ला मुनीर ने कहा कि भाई तुम जाके इंटरव्यू दो ताकि ट्रंप के ऊपर कुछ दबाव पड़े। आजकल चाइना के साथ भी तो पिंगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना पाकिस्तान, दोनों तरफ बैलेंस बनाना चाहता है, तो हो सकता है कोई उल्टा गेम खेल रहे हो ट्रंप के साथ ही। देखिए अंजू, ये उल्टा गेम खेल रहे हैं शायद, ये बात तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है।
क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से डबल स्पीक करता रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा घटिया मुल्क है जो कि आतंकवाद को पालता है। उनके रक्षा मंत्री इंटरव्यू में इस बात को कबूलते हैं कि हम 30 साल से आतंकवाद को पैदा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पनपा रहे हैं, और ये हम आपके लिए कर रहे हैं। ये कोई बात मेरे हिसाब से कहने की नहीं है। लेकिन जहां तक डबल स्टैंडर्ड्स का सवाल है, पाकिस्तान आज एक ऐसी परिस्थिति में है कि वो दो नावों में उनके दो पैर पड़े हुए हैं, और एक चीन उनके ऊपर चीन ने नजरें आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। अंजू, आप देखें कैसे उन्होंने सीपैक के सेकंड फेज को डिनाई कर दिया है। तो चीन को भी ये समझ में आ रहा है। अब जिस तरह से अगर आपको इजराइल की मुखालफत करनी है तो आप ये मान के चलिए, अगर एंटी इजराइल आप चीज ऑर्गेनाइजेशन तैयार खड़ा कर रहे हैं तो वो एंटी अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब दोहा में ये 50 देश बातचीत कर रहे थे, उसी समय अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल में थे, और इजराइल में वो फेमस वॉल में जाकर के उन्होंने लिखा है, और ये बात उन्होंने वहां जाके साफ कर दी है पूरे अरब देशों को, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को, कि इजराइल हमारा सबसे निकट सहयोगी है और हम इजराइल के सबसे निकट सहयोगी हैं। अब अगर पाकिस्तान या तो चीन के पाले में जाने का प्रयास करेगा या इधर चौधरी बनने की कोशिश करेगा, तो उससे अमेरिका प्रसन्न होने वाला नहीं है। और जब अमेरिका पाकिस्तान से नाराज होगा तो फिर पाकिस्तान को पता पड़ेगा कि कहां रास्ता है, वो निकल नहीं पाएंगे कहीं। अंजू, इस बात को समझें। सर, लेकिन दोहा में जिस समिट की आप बात करें, जो अरब कंट्रीज को इकट्ठा लाने की बात करें, वहां तो बड़े गरजे शहबाज। इतने तो पहले कभी नहीं गरजे, भारत ने जैसे ठोका उनको तब भी नहीं गरजे। अब गरज रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा के कंट्रीज को साथ आना चाहिए, इसराइल को सबक सिखाना चाहिए, और फिर वो ये भी दावा करते हैं कि हम तो परमाणु से लैस देश है, हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। तो ये बातें आप सही कह रहे हैं, क्या अमेरिका को पसंद आएंगी? वो भी तब सर जब कतर पर हमला किया, दोहा में जब हमला किया हमास के हेडक्वार्टर पर इसराइल ने, तो उस कतर में तो अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। वहां पर खड़े जहाज क्या कर रहे थे उस वक्त? अंजू, मैं आपको एक बात बताऊं। पहले तो हम इसको फैक्ट को बिल्कुल साफ रखते हैं। वो हमला दोहा पर नहीं था, वो हमला कतर पे नहीं था, वो हमला हमास हमास। के एक अड्डे पर था। ये बात जब हम समझ जाएंगे तो हमें, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कोई किसी भी देश पे किसी का हमला, लेकिन अगर आपके देश में आतंकवाद फैलाया गया है, अगर आप पहलगांव किया है, तो हमने जाकर के उनको उनके देश में सबक सिखाया है। तो अगर 7 अक्टूबर 2023 वहां हुआ है और वो अगर हमास ने किया है, तो हमास को सबक सिखाने का मेरे हिसाब से उनको पूरा पूरा अधिकार है। पूरा अधिकार है। अब मैं आपको जो मैं बात बता रहा हूं वो ये है कि देखिए, ये वो पाकिस्तान है। ये इजराइल ने ये काम आज शुरू नहीं किया है। 2023 से तो आप बाकी इतिहास को छोड़ दें, 2023 से वो लगातार गाजा पर, लेबनान पर, हूती पर, यमन पर, सीरिया पर, ट्यूनिशिया पर अब हर जगह हमले कर रहा है। ये पाकिस्तान उन हमलों के बाद कहीं नहीं जागा, उन हमलों के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उन हमलों के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हूती पे हमला किया है इसलिए पूरा अरब दुनिया इकट्ठी हो जाए। ये पाकिस्तान इतना घटिया देश है कि वो इस आपदा में भी अपना कुछ फायदा देखने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ उस जगह जाकर के दादागिरी या अपनी बात बनाने की कोशिश करता है जहां पर से उसको पैसा मिलने की उम्मीद है। कतर एक बहुत धनवान देश है। कतर तेल का सबसे बड़ा, तेल और गैस का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। तो पाकिस्तान को वहां से भीख मिलने की गुंजाइश है, इसलिए पाकिस्तान कतर पे एक बार हमला हुआ है उसको करने, उसके बारे में बात करने के लिए तैयार है, दुनिया इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। और इजराइल के ईरान के ऊपर अमेरिका ने भी बम गिरा दिए, 15 दिन तक इजराइल उनको ठोकता रहा, एक शब्द नहीं बोला। उस समय वो उनका मुल्ला मुनीर जाके अमेरिका में बैठा रहा। ये किस प्रकार के इस्लामिक यूनिटी की बात कर रहे हैं अंजू? ये बिल्कुल दोगलापन है। और पाकिस्तान का और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, अभी आप उनकी फोटो भी ध्यान से देखें तो कटोरा दिख जाएगा आपको उस फोटो में। वो कटोरा लेके गए हैं कतर भी। वो सिर्फ उस जगह जाते हैं जहां से उनको भीख मिलने की गुंजाइश होती है। उसी के तुरंत बाद उन्होंने अगले दिन यमन के ऊपर हमला किया, 37 लोग मार दिए यमन में।
स्टेटमेंट नहीं आया उस पाकिस्तान का जो आज चौधरी बन के घूम रहा है कि पूरा उम्मा एक हो जाए, पूरा इस्लाम एक हो जाए। अब मेरे को आप बताइए कि अगर आप एक इस्लामिक वर्ल्ड का नाटो बना लेंगे और सेक्शन जो आपका आर्टिकल 5 है विच सेज कि भाई अगर इसने हमला किया तो उस पर हमला माना जाएगा, उसने हमला किया तो उस पर हमला माना जाएगा। तो जब सीरिया और लेबनान लड़ेंगे, तो सीरिया और जब यमन और सऊदी अरब लड़ेंगे, तो किस पे कौन सा हमला माना जाएगा? वो उनकी जो नाटो पाटो की जो फोर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या करेगी? देखिए, नाटो का बेसिस अलग था। नाटो क्यों बन पाया, किस प्रकार के उसमें तमाम देश डेमोक्रेसीज हैं, तमाम देशों में अच्छी गवर्नेंस है। यहां पर कोई राजा है, कोई नवाब है, कोई शेख है, कोई मुल्ला मुनीर का बनाया हुआ प्यादा है। तो इस प्रकार के जब देश होते हैं, उन तमाम देशों को इकट्ठा करके और उनकी एक सेना इकट्ठी बना लेना बहुत मुश्किल काम है। नाटो में पूरा यूरोप है, यूरोप के अलावा सिर्फ अमेरिका और कनाडा है। अब जहां तक इस्लामिक ओआईसी कंट्रीज हैं, कोई अफ्रीका में है, कोई मिडिल ईस्ट में है, कोई साउथ ईस्ट एशिया में है, कोई वेस्ट एशिया में है। कहां से आप इन लोगों को इकट्ठा करेंगे? और आप मुझे बताएं कि एक मोरक्को के ऊपर अगर हमला होगा तो पाकिस्तान की सेना वहां किस प्रकार जाकर के बमबारी करेगी? तो ये सब बातें मेरे हिसाब से ये किताबी रण है। और ये जो प्रयास पाकिस्तान का, बाकियों का भी मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान जी। का प्रयास सिर्फ यही है कि वो किसी तरह से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसी सेना बनाने की बात करेंगे और उस सेना के नाम पर, उसके रिक्रूटमेंट के नाम पर, उसकी ट्रेनिंग के नाम पर पैसा वो लाने की कोशिश करेंगे और उस पैसे को उन मरकजों में लगाएंगे जहां पर वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। जी। ये बात हमको समझने की जरूरत है। लेकिन सर, आपको ऐसा लगता है कि अभी जिस तरह से फजीहत हुई पाकिस्तान की यूएन में, कैसे इजराइल ने उनको ठोका कि तुम तो एक टेररिस्ट स्टेट हो, तुम किस मुंह से बातें कर रहे हो? तो आपको लगता है कि कहीं डर गया है पाकिस्तान? उसको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अगला नंबर उसका हो, क्योंकि इजराइल बहुत शुरुआत से कहता आया है कि जिस देश ने परमाणु हथियारों से लेकर यूरेनियम से लेकर ईरान की मदद की है, उसका नंबर लगेगा ही लगेगा। तो हो सकता है डर के मारे लग रहा हो शहबाज शरीफ को कि इसी आधार पर बाकी मुस्लिम देशों को इकट्ठा कर लिया जाए ताकि उनका जब नंबर लगे तो बाकी उनके साथ खड़े हो जाए, क्योंकि अब तो अमेरिका पर भी भरोसा नहीं है पाकिस्तान को कि उनको बचाने आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात अंजू बिल्कुल साफ है। अगर इजराइल के साथ उनका कोई इस प्रकार का काम होगा तो अमेरिका बचाने निश्चित रूप से नहीं आएगा। अभी भी अमेरिका ने इजराइल कोई इसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि इजराइल ने गलत किया, ये किया, वो किया। उन्होंने ये कहा है कि इजराइल को की रिस्ट्रेंट। ये बात बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान इस बात को जानता है। इसीलिए तो यहां पर चौधरी बनने के तुरंत बाद वो दोनों के दोनों यूएन में जाकर के और यूएन के साइडलाइंस पे ट्रंप से मिलके और अपना अपना क्लियर करेंगे कि भाई हमने ये इस वजह से कहा था, हमें माफ कर दो। तो मेरा ये मानना है कि जहां तक सवाल इस बात का है, ये बात आप बिल्कुल निश्चित मान के चलिए कि आज की तारीख में न केवल इजराइल बल्कि हर शांति प्रिय राष्ट्र इस बात को जानता है, समझता है कि पाकिस्तान पूरे दुनिया के टेररिज्म का एपिसेंटर है और उसको कोई भी किसी भी प्रकार से उसको माफी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इजराइल ने साफ कर दिया है और पाकिस्तान को इस बात का पूरा गुमान है कि आने वाले वक्त में उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। यही वजह है कि एक बात उन्होंने वहां पर ये उठाई थी, शायद ईरान ने भी कहा था इस बात को अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें, कि भाई तमाम इस्लामिक राष्ट्रों की राजधानियों को संभल के रहना चाहिए, अगला नंबर पता नहीं किसका हो। ये इजराइल वाले फालतू में किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ उन्होंने सऊदी अरब पे कोई हमला नहीं किया, उन्होंने कहीं कोई हमला नहीं किया, ईरान पे किया, क्योंकि ईरान पालता है हमस को, ईरान पालता है हुती को, ईरान पालता है हिजबुल्लाह को। वो हूती जो पिछले 7 सालों से सऊदी अरब से लड़ रहा है, वो लड़ाई अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। लाखों लोग जान से हाथ धो चुके हैं उस युद्ध में जो कि सऊदी अरब और हूती के बीच में चल रहा है पिछले 7-8 सालों से। तो जहां तक सवाल इस बात, पाकिस्तान क्यों डर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि टेरर का उनके पास कारखाना है और वो कारखाना इजराइल को दिख गया है और उस कारखाने पर कभी भी इजराइल आकर के बमबारी कर सकता है, क्योंकि वो इजराइल जो कि अमेरिका के सबसे बड़ा अमेरिका का मिलिट्री बेस जो है मिडिल ईस्ट में, वो कतार में है।
वहां जाकर के उन्होंने हमला कर दिया। तो इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि ये जो हमला हुआ है, इस पे अमेरिका की टैसिट अप्रूवल है। जी। ये हमला बिना अमेरिका की नॉलेज के नहीं हो सकता था। आप देखेंगे कितने देशों को पार करके 1500 किलोमीटर दूर जाके आपके फाइटर एयरक्राफ्ट बम्बार्डमेंट करते हैं दोहा में। कहीं ना कहीं कोई लॉजिस्टिक्स आपको क्रिएट करनी पड़ी होंगी उस बम्बार्डमेंट के लिए। मैं समझता हूं कि कुछ उनके पास एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि जाके कर सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, लेकिन आपने कितने देशों के एयर स्पेस को क्रॉस किया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें अगर सपोर्ट नहीं भी था, डेफिनेटली इसकी इंफॉर्मेशन कतर को भी थी और अमेरिका को भी थी। सर, अमेरिका को थी क्योंकि अमेरिका ने इसलिए हामी भरी कि हमास आतंकवादी संगठन है। अमेरिका को यह भी पता है कि पाकिस्तान में ही छिपा बैठा था वो ओसामा बिन लादेन। अमेरिका ने के सील जो कमांडेंट से उन्होंने ही जाके मारा था ना वहां पर उसको। तो अमेरिका तो जानता है कि पाकिस्तान कैसा देश है, आतंकवादियों को पैदा भी करता है, उनको पनाह भी देता है। तो हो सकता है कल को, इसीलिए तो शहबाज को डर लग रहा है कि उनके यहाँ जो आतंकवादी अड्डे हैं, अगर उन पर इसराइल ने कल को मिसाइल दागी तो अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां पर भी आतंकवादियों को ही खत्म करना है। और भारत ने भी तो यही किया, लेकिन पाकिस्तान ने मान लिया कि हम पर हमला है, तो पाकिस्तान ने जो जो कुछ किया उसका उसको भुगतान करना पड़ा। सीज फायर जो ऑपरेशन सिंदूर था वो इसीलिए पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए, तभी तो भागता फिर रहा था कि सीज फायर करवा दो। जो बात इशाक डार कह रहा है कि सीज फायर के लिए रोते गाते फिर रहे थे अमेरिका के सामने, लेकिन अमेरिका में मार्को रूबियो ने कहा कि भारत नहीं सुनने वाला, बायलैटरल बोल रहा है, तब जाके डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई। तो ये तो खुद इशाक डार कह रहा है। लेकिन सर, एक और कबूलनामा है इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मसूद अजहर जो है, उसका पूरा परिवार उसके परखच्चे उड़ गए। ये कौन कह रहा है? जैश ए मोहम्मद का जो कमांडेंट है मसूद इलियास, वो कह रहा है, खुद कबूल कर रहा है कि मसूद अजहर का पूरा परिवार जो उसके परखच्चे उड़ गए। अब बताइए और क्या बचा है कहने के लिए। देखिए, मैं जो इलियास कश्मीरी ने अभी कहा है, उसको मैं पिछली 2-3 और बातों से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जी। वो सीन आप याद करिए, जब 40-50 ताबूत और उन ताबूतों के पास खड़े पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की मिलिट्री के जनरल्स उनको सैल्यूट कर रहे थे। वो ताबूत उन्हीं आतंकवादियों के थे जो मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर में थे। और जब जैश ए मोहम्मद के इस जो इनका जो अड्डा है, इनका जो मुख्यालय है, उसका को तहस नहस कर दिया था। दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, कनेक्ट करें कि 14 करोड़ रुपए इस भिखारी पाकिस्तान ने 14 करोड़ रुपए मौलाना मसूद अजहर के परिवार को देने का डिक्लेयर किया था। वो क्यों किया था? 1 करोड़ प्रति व्यक्ति, 1 करोड़ प्रति आतंकवादी, तो 14 उन्होंने भी माना था। उसके अलावा मसूद अजहर का एक स्टेटमेंट आया था उसी समय कि मैं क्यों नहीं मर गया, मेरा पूरा खानदान चला गया। ये बात भी आपके दर्शक भी जानते होंगे, आप भी जानते हैं ये बात भी। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वहां पर पूरा जैश ए मोहम्मद का पूरा परकच्चे उड़ा दिए, उनके अड्डे के भी और जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट के भी। कम से कम 50 से ज्यादा 100 तक टेररिस्ट सिर्फ बहावलपुर में मारे गए हैं। और जैश ए मोहम्मद का मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार, जिसका कि आज इलियास कश्मीरी ने पूरे खुले आम इस बात को माना है कि हमने इससे लड़ाई करी, हमने काबुल में लड़ाई करी, हमने कंधार में इस मुल्क को बचाया, हमने दिल्ली से इस मुल्क को बचाया और इसने हमारे पूरे खानदान को मरवा दिया। ये बात उनको पता है। और ये मैं पहले भी से बताता रहा हूं कि आज की तारीख में पाकिस्तान की जो 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 उनके सियासतदान हैं, जो उनके लीडरान हैं, चाहे वो सेना हो, मुल्ला मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, सबसे बड़ा दबाव पाकिस्तान के ऊपर आज इन टेररिस्ट की तरफ से है। वो इस बात का जवाब मांग रहे हैं, जैसे कि इलियास कश्मीरी ने अभी मांगा कि हमारा पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम भारत ने तबाह कर दिया 35 मिनट 30-25 मिनट के अंदर। आपने उसका क्या जवाब दिया? ये दबाव है उन पे, ये जवाब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, लश्कर, जैश और ये सब हिजबुल मुजाहिदीन ये उनसे मांग रहे हैं। और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये जो इतना बड़ा कबूलनामा है,
इस बात को मैंने दो तीन चीजों से और इसलिए जोड़ा कि ये कबूलनामा लगातार ठीक। होता चला आ रहा है और अब इसके ऊपर एक ठप्पा लग गया है कि ये बिल्कुल सही था। और वहां पर ये इस बात को हमारे अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी समझने की जरूरत है, जो बार बार पूछ रहे थे कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, कहां रुक गए, कहां बढ़ गए, क्या हो गया। उनको भी इस बात को अब बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए और अब उनको किसी भी प्रकार से अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं करनी चाहिए कि कैसे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन इस बात को मान, ये वो जैश है जिसने कभी अपने लॉसेस को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल। ये जैश लश्कर कभी अपने लॉसेस को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर वो आकर के ओपनली कह रहा है कि हमारे इतने लोग खत्म हो गए और मौलाना मसूद अजहर का परिवार जर्रा जर्रा, क्या शब्द पता नहीं क्या शब्द इस्तेमाल किया, रखा रखा जो हो गया, तो उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारी जो एक्शन था ऑपरेशन सिंदूर में वो पूरी तरह से सफल रहा था। और जो लोग भारत के अंदर बैठ करके उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उन लोगों को तमाचे के साथ इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से मिल गया होगा। बिल्कुल सर, सही उत्तर मिल गया है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की जुबानी मिला है और साथ ही साथ ये जो जैश ए मोहम्मद का कमांडेंट है इलियास कश्मीरी, उसके मुंह से मिला है, तो इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कबूलनामों के बाद पाकिस्तान की सियासत क्या करवट लेती है। क्या मुंह लेकर 25 सितंबर को मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ मिलेंगे और इसके बाद जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए एलओपी हैं, तमाम नेता हैं, इसके बाद हमारे देश के अंदर जो एलओपी है, तमाम नेता है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, खासतौर पर इंडी गठबंधन वाले जो कह रहे थे कि 5 और 6 राफेल तो भारत के वहां गिर गए थे, आज तक उसका उनको मलबा नहीं मिला। पाकिस्तान जो बोलता है मलबा भी ले आता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय भारत।